आज के इस MH1 न्यूज द्वारा आयोजित हरियाणा प्रोग्रेसिव समिट के अंतिम सत्र के अंदर, अंतिम जरूर है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए, हर उस आदमी के लिए, हर उस निवासी के लिए जो हरियाणा प्रदेश से संबंध रखता है, महत्वपूर्ण के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात एक और जो चिन्हित करने वाली है कि हमारे साथ आज सभी सवालों के, जनता के साथ सीधा संवाद करने के लिए प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन सर। दीपक जी, सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने इस कॉन्क्लेव का स्थान करनाल चुना, इसके लिए मैं आपका आभारी भी हूं, आपका स्वागत भी करता हूं। और चूंकि मैं यहीं से विधायक हूं, जितने भी इससे पहले आपने वक्ता बुलाए होंगे जी, उनका भी, भले मैं अंतिम सत्र में उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं कि आपने करनाल को चुना है। आपको बहुत बहुत बधाई सर। आज के सत्र की शुरुआत करने से पहले, जो आज का सबसे महत्वपूर्ण सत्र है, मैं एक बात, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचार है, जो उनके दिल की बात है, जिस सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, और आम आदमी, ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर आपको पूरी दुनिया में देखना है, आज इस मंच के माध्यम से पूरी मजबूती के साथ मैं इस बात को रख सकता हूं कि अगर आपको एक आम आदमी को स्वयं सेवक से मुख्य सेवक बनने तक की यात्रा देखनी है तो भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व के अंदर उसका एक उदाहरण है। आज हम बात करें, हिंदुस्तान के अंदर कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हों, आप पूरे देश के अंदर जितने प्रधानमंत्री रहे हो सभी सम्माननीय हैं, सभी सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी जो एक आम जनसेवक की तरह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, निरंतर इतने सालों तक उन्होंने संगठन से जुड़ते हुए जनता के साथ सीधा संवाद किया, जनता के साथ काम किया। वो इस देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे, प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। हम बात करें प्रदेश की, प्रदेश के मुखिया के तौर पर आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। संगठन से जुड़े, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, जनता के बीच में गए, जनता के दुख दर्द को समझा और उस नब्ज को लेकर आज निरंतर 8.5 वर्ष से मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए लोगों के दुख दर्द और कष्ट का निवारण करने का काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी आपको साधुवाद करते हुए और प्रणाम करता हूं और इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करूंगा, एक जोरदार उद्घोषण और तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि एक साधक के रूप में जिस तरह से वो लगातार निरंतर काम कर रहे हैं प्रदेश की जनता के लिए, ये हम सबके लिए, हम मीडिया के जुड़े सभी लोगों के लिए भी एक ऐसा संदेश है कि जनसेवा की भावना हो तो उसके लिए परिवार, जाति, क्षेत्र कोई मायने नहीं रखता। आपको बहुत बहुत साधुवाद और हार्दिक अभिनंदन सर, आज के कार्यक्रम में समय निकालने के लिए। सर दीपक जी, आपने बहुत सोच समझ करके 3 शब्द प्रयोग किए कि आपका क्षेत्रवाद में, जातिवाद में, परिवारवाद में विश्वास नहीं है, बाकियों का है जी। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरा भी विश्वास इन चीजों में है जी सर। मेरा जातिवाद में विश्वास है, मेरा क्षेत्रवाद में भी विश्वास है, मेरा परिवारवाद में विश्वास है। अंतर अगर है तो केवल परिभाषा का है जी, केवल परिभाषा का है जी सर। अगर मैं क्षेत्रवाद की बात करता हूं तो मैं उनकी तरह नहीं, वो अपनी विधानसभा और अपना जिला उसी को क्षेत्र मान ले, मैं पूरे हरियाणा को क्षेत्र मान करके पूरे हरियाणा की बात करता हूं। क्षेत्र तो ये भी है जी। अगर मैं जाति की बात करता हूं, वो अपने किसी एक जातिगत समूह के साथ मिलकर चलते होंगे, सो कॉल्ड जातियां। मेरी जाति आज के समय में अगर है तो हरियाणवी है। अगर मैंने एक नारा दिया था इसी करनाल की धरती पर 2014 में जब चुनाव लड़ा, मैंने कहा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक। जी सर। यानी अगर एक प्रदेश, हमारा क्षेत्र पूरा एक है तो हमारी जाति भी हरियाणवी एक है। हम सब मिल करके हरियाणा के लिए काम कर
अंतर केवल परिभाषा का, भाव भावना का ये रहता है। वो परिवार क्या है, मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि हमारा जो विपक्षी मुख्य दल कांग्रेस है, अच्छा होता कि वो कांग्रेस के लिए ही काम कर लेते। वो कांग्रेस के लिए भी नहीं करते हैं। उनका तो अपना परिवार, पिता पुत्र, वो दो एस्टेब्लिश हो जाए तो समझो कांग्रेस एस्टेब्लिश है, अन्यथा तो कांग्रेस एस्टेब्लिश नहीं है। वो आज केवल लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस बात की लड़ रहे हैं। डेमोक्रेसी में अच्छा होता तो पार्टी की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी का ऊपर से लेकर नीचे तक, अगर मैं देश की बात करूं तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और मगर हरियाणा की भी बात करूं, हरियाणा में भी आज मेरी छोटी इकाई बूथ 20,000 पोलिंग बूथ हैं और एक एक पोलिंग बूथ के ऊपर कम से कम 8-10 पन्ना प्रमुख भी होंगे। हम वहां तक चले गए हैं। आज 2 लाख से 3 लाख हमारे यहां पन्ना प्रमुख काम करने वाले हैं। अगर मैं हरियाणा के सभी पन्ना प्रमुखों को एक जगह बुला लूं तो शायद कोई मैदान ऐसा नहीं मिलेगा जहां सारे पन्ना प्रमुख आके बैठ जाए। हमारे सिस्टम में और उसके सिस्टम में दिन रात का अंतर है, वो कहीं भी पासंग भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। सर, आज के कार्यक्रम का मूल मंत्र है हरियाणा प्रोग्रेसिव समिट, कि इस पिछले 8.5 साल के अंदर मनोहर पार्ट 1 और मनोहर पार्ट 2 की बात करें, लगभग 8.5 साल का आपका बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल हो गया। आप कितना संतुष्ट मानते हैं अपने आप को, और क्या मानते हैं कि ये जो कार्यकाल रहा प्रदेश के लिए कितना मनोहर रहा? देखिए, संतुष्टि एक ऐसा विषय है कि पूर्ण रूप से संतुष्ट तो कभी होना ही नहीं चाहिए। अगर पूर्ण रूप से आप संतुष्ट हो गए तो आपकी गति रुक जाएगी, आपको लगेगा बहुत हो गया। हाँ, यह ठीक है, जो हमने आज तक किया है उस पर संतोष है, लेकिन अभी रास्ता और बाकी है, अभी और बाकी है, उसको भी हमको करना है। उसकी भी दिशा हमारे सामने है। स्काई इज द लिमिट, कभी काम खत्म होने वाला नहीं है। आखिर तो एक समय, आज से 50 साल 60 साल पहले का देखें, उस समय क्या था? उसमें तो कोई ऐसी चीजें नहीं थी। जैसे आज टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर कितनी चीजें आ गई, हम उस आधार पर चले थे तो हमारे पार्टी के लोग ही बड़े हैरान होते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी को सारे को कंप्यूटर में, आपने लैपटॉप में बंद कर लिया है, पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया है, पता नहीं कल किसी को देंगे कि नहीं देंगे। इस प्रकार की स्थिति हमने झेली। और आज टेक्नोलॉजी के बिना एक कदम आगे नहीं रखा जा सकता, लेकिन हर दिन कोई ना कोई नई चीज आ रही है। अभी हम 2G, 3G, 4G, अब 5G आ गया। अभी इसमें भी और कई तरह के स्पेस पे, क्लाउड, ये वो पता नहीं क्या क्या आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर आपकी कोई भी चीज अंदर तक की आर्टिफिशियल AI के माध्यम से पकड़ी जा सकती है। कितना टेक्नोलॉजी आगे जा रही है। हमने कितने ही रेवोल्यूशन किए। उन रेवोल्यूशन के आधार के ऊपर मानो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, येलो रेवोल्यूशन हुआ, ब्लू रेवोल्यूशन हुआ, कितने ही रेवोल्यूशन हुए। लेकिन उसके बाद भी नई नई आवश्यकताएं पूरी हमको करनी पड़ रही हैं। हमको एक समय था अनाज ज्यादा पैदा करना था 66 के अंदर, यानी मैं बात सारी हरियाणा कर रहा हूं, जब से हरियाणा बना। मैं इन 8 सालों की बात अलग से करूंगा, लेकिन आज इन 8 सालों में हमको क्या महसूस हो रहा है कि हम शायद अन्न तो बहुत उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उस अन्न का गुणवत्ता, वो जो दूषित गुणवत्ता है, जिसके कारण से हमारा शरीर बिगड़ रहा है, कैंसर हो रहा है, हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है, हमको डायबिटीज हो रही है, उसको ठीक करने के लिए हमको बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा। एक नई क्रांति हमको लानी पड़ेगी, जिसके अंदर स्वच्छता, जिसके अंदर पर्यावरण, जिसके अंदर पानी का प्रबंधन, ये सब हम कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के आधार पर चल रहे हैं, हम हर चीज की नई आवश्यकता उसको पूरा कर रहे हैं, हम लोगों के जीवन को सुखी कर रहे हैं। हमने 8 साल में जो विकास के काम, निर्माण के काम सब किए हैं, कोई छोड़ा नहीं है। वो सड़कें हों, स्कूल हों, कॉलेज हों, यूनिवर्सिटीज हों, सड़क, रेलवे लाइन हो, जहाज हो, किसी भी लेवल तक प्रदेश में और देश में सब काम हुए हैं। लेकिन लोगों के जीवन को सुखी करना, ये चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है और चाहे हम हरियाणा में कर रहे हैं, एक एक कदम पर नई चीजें ला करके लोगों को घर बैठे सत्ता का, यानी शासन की व्यवस्थाएं, प्रशासन की व्यवस्थाएं, उनके रोजमर्रा के काम घर बैठे कैसे हों, इस पर हम चले हुए हैं। कभी किसी ने सोचा? नहीं सोचा। यानी कहा जाता था कि परिवार के 5 सदस्य हैं, 5 लाइन में लगे हैं, फिर भी एक आध और चाहिए जो नई लाइन में लग जाए। आज कोई लाइन में लगता है क्या? आज सबको फ्री किया नहीं, अपना घर बैठे एक आप बटन दबाओ और उसमें से आपको चीज अपने घर मिल जाएगी। ये सारे विकास के काम 8 साल में किए हैं, इसका संतोष है हमको।
सर बात करते हैं, अगर हम किसी भी इस प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, तो हमेशा से ये बात मानी जाती है कि जितना शिक्षित युवा होगा, शिक्षित वर्ग होगा, वो निश्चित तौर पर अपनी सहभागिता उतनी अच्छी कर पाएगा समाज के उत्थान के लिए। आपने हाल ही में नई शिक्षा नीति को लेकर किया कि 2025 तक आप उसको लागू कर देंगे। हम केंद्र सरकार की बात करें तो उन्होंने शिक्षा नीति के लिए जो लक्ष्य रखा है वो 2040 तक का रखा है, हमने 25 कहा है। जी, तो उसके लिए सर हम चाहेंगे कि आप आज इस मंच के माध्यम से साझा करें कि क्या रणनीति है या क्या एक्शन प्लान है कि जिसको आप उसको 2025 तक धरातल पर क्रियान्वित कर पाएंगे। देखिए, उसमें एक शिक्षा का प्रारूप रखा गया कि किस प्रकार से एक ऐसा प्रारूप किया जाए जिसके अंदर नैतिकता हो, जिसमें राष्ट्रीयता हो, जिसमें सामाजिक भाव हो। ये शिक्षा के ऐसे स्तर आगे बढ़ा करके पाठ्यक्रम चेंज करना, ये हम कर रहे हैं। केजी टू पीजी बच्चों को माहौल मिले, एक ही जगह पर शिक्षा उसकी पूरी हो जाए, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। 4 यूनिवर्सिटीज ने हमारा ये फार्मूला अडॉप्ट किया, केजी टू पीजी। वहीं केजी में बच्चा पढ़ने जाएगा, पीजी तक वहीं पढ़ेगा। स्कूलिंग हमारी 12 साल के बजाय 15 साल की हो जाए। 3 साल का एडिशनल प्री स्कूल सिस्टम, प्री प्राइमरी 3 साल से लेकर 6 साल तक का ये सिस्टम हमने शुरू कर रहे हैं। 4000 नए प्लेवे स्कूल, जो आंगनवाड़ी थी उसमें 4000 नए प्लेवे स्कूल इसी उसमें लगाए हैं, ताकि वो बच्चे स्कूलिंग का काम उसी समय से शुरू कर दें। और फिर पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक 12 साल वो और 3 साल ये 15 साल। 15 साल में बच्चे की स्कूलिंग, ये उसी का हिस्सा है। भाषा के नाते से स्थानीय भाषाएं, इसके अंदर पाठ्यक्रम शुरू हो। हमने अपने यहाँ इंजीनियरिंग के जो पाठ्यक्रम है वो भी हिंदी में शुरू किए हैं। अभी एक जगह पर हमारा जो लीगल सिस्टम है, लॉ की वोकैबुलरी, ये भी हिंदी में बनाई जा रही है। हम अंग्रेजी के बजाय हिंदी में कौन कौन सी भाषा पर आ सकते हैं। एक आध जगह तो उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर एक पाठ्यक्रम हिंदी का वो शुरू किया गया है, ताकि ये जो टेक्निकल चीजें हैं, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, लॉ की शिक्षा है, ये अंग्रेजी के बजाय हिंदी में नहीं हो सकती। ये नए पाठ्यक्रम में हम लागू कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से विषय हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग सिस्टम, इसको हम लागू कर रहे हैं, ताकि जो शिक्षण संस्थान है उनकी ऑटोनॉमी बने, सेल्फ फाइनेंसिंग भी हो, और उनकी जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए जितना खर्चा होता है वो सरकार दे। ये भी सिस्टम शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रकार के शिक्षा के जितने आमूलचूल परिवर्तन हैं, उनकी ऑटोनॉमी को लेकर के, पाठ्यक्रम को लेकर के, नैतिकता, इसमें स्किलिंग का हम जोड़ रहे हैं। यानी हर स्कूली शिक्षा से लेकर के कॉलेज में भी स्किलिंग के माध्यम से उनका हुनर कैसे विकसित किया जाए, ताकि वो रोजगार के लिए, यानी जॉब सीकर अभी जैसे बनते हैं, हम तो कहते हैं जॉब सीकर के बजाय जॉब गिवर बने। जी सर, जॉब गिवर बनेंगे, शिक्षा का उसमें से अर्थ निकलेगा। डिग्री फॉर डेकोरेशन, ये अगर लेकर के घर में कोई बैठ गया कि मैं तो डिग्री होल्डर हूं, जानता क्या है? कुछ नहीं जानता। अब कुछ नहीं जानता तो जहां कोई काम देने वाला वो तो कहे तुम्हें आता क्या है? वो कहता मैं पढ़ा लिखा हूं। अरे आता है कि नहीं आता? कुछ आता कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई का जो सिस्टम हो गया, यानी जिसके अंदर क्या कॉपी करके भी और सारी डिग्रियां लेने के सारे महारथी हो गए थे, हमने उसको भी चेक किया है। बच्चे की शिक्षा कैसे आगे बढ़े। एक समय ऐसा आ गया था, हमारे कांग्रेस के लोगों ने स्कूली शिक्षा में 8वीं तक नो डिटेंशन पॉलिसी, पढ़ते जाओ, नहीं पढ़ो ना पढ़ो, पहली दूसरी तीसरी 8वीं के बाद वो 9वीं के अंदर वो ज्ञान भी नहीं जानता जो दूसरी के बच्चे को आता था। हमने उसके अंदर, ये ठीक है परीक्षा तो शायद उस प्रकार की हम लागू नहीं कर पाए, लेकिन मंथली टेस्ट के माध्यम से हमने बच्चे की प्रोग्रेस, लर्निंग जो है उसको लगातार उसको मॉनिटर किया है। अब बच्चों की शिक्षा के जो परिणाम आते हैं, हरियाणा में मेरा ख्याल है बाकी प्रदेशों में सबसे अच्छे आते हैं। तो इसलिए नई शिक्षा नीति के अंदर बहुत पहलू हैं जो हमने 2025 तक नई शिक्षा, नई क्या बल्कि नेशनल पॉलिसी है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये 2025 तक इसको हम पूरा कर दें। सर आपने शिक्षा की बात ही करें तो अगर आपने गरीब बच्चों के लिए भी, जो सरकारी स्कूल के अंदर गरीब बच्चे उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए चिरायु योजना भी लागू करी। विपक्ष ऐसा आरोप लगाता है कि आप सरकारी स्कूलों का निजीकरण करना चाहते हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हम शिक्षा में कंपटीशन पैदा करना चाहते हैं कि शिक्षा जहां अच्छी है वहां जाकर के किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का अधिकार होना चाहिए। आखिर तो शिक्षा का अच्छाई क्या है, गुणवत्ता क्या है? साधन संपन्न पैसे वाला व्यक्ति कहीं भी पढ़ा सकता है, लेकिन गरीब परिवार के सामने ये समस्या आती है कि वो सरकारी स्कूल के बिना, उसकी कई बार इच्छा होती है मैं प्राइवेट स्कूल में जाके बच्चे को पढ़ाऊं। अब जहां कहीं सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छी है वहां कोई प्राइवेट स्कूल पनपता भी नहीं है। बहुत स्थान ऐसे हैं जहां सरकारी स्कूलों में शिक्षा बहुत अच्छी हो गई है। बल्कि हमने प्राइवेट स्कूलों के लेवल पर हमारे यहाँ संस्कृति मॉडल स्कूल ये शुरू किए हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी शुरू किए हैं जो CBSE से जुड़े हुए होंगे,
और इंग्लिश मीडियम होंगे। साथ में प्राइमरी स्कूल भी संस्कृत मॉडल स्कूल ये भी हमने चालू कर दिए हैं। उसका लेवल थोड़ा सामान्य स्कूलों से अच्छा रखा है, टीचर्स भी अच्छे हैं वहाँ, सारा उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, वो सारा अच्छा करते हैं। उसमें हमने भी फीस रखी है, फीस दे करके और अच्छे घरों के बच्चे वहां पढ़ सकते हैं। जो फीस नहीं दे सकते उनकी फीस सरकार देगी। जैसे सरकारी स्कूलों में, संस्कृति मॉडल स्कूलों में फीस सरकार देगी, वैसे अगर कोई बच्चा उसके आसपास कोई सरकारी स्कूल भले ही है लेकिन प्राइवेट स्कूल अच्छा उसमें जाना चाहता है, ऐसे गरीब बच्चों के लिए हमने एक योजना बनाई कि इन बच्चों के फीस सरकार देगी, जाना प्राइवेट स्कूल में जाओ। उसके लिए तय कर दिया, पहली से 5वीं तक 700 रुपया महीना, 8वीं तक 900 रुपया महीना और +2 सेकेंडरी तक 1100 रुपये महीना, ये फीस हमने तय कर दी है। इसको चिराग योजना का है। अब चिराग योजना में मान लो अगर हमने छूट दी है गरीब परिवारों को, तो इसका अर्थ ये नहीं कि स्कूल बंद कर रहे हैं हम। हमारे स्कूलों में जितनी संख्या उतने टीचर हैं आज। आखिर बच्चों की पढ़ाई हमारे लिए उद्देश्य ये है। हमारे लिए स्कूल में टीचर लगेंगे कि नहीं लगेंगे, कम लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, लगने चाहिए, आखिर जरूरत है वो सब लगेंगे ही। और हमारे यहाँ टीचर की कमी उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है। मुझे पता है कि अगला सवाल आपका ये आएगा, जी सर, जी सर, यहाँ स्कूलों की इतनी पोस्टें खाली हैं। देखिए, स्कूलों की पोस्टों के हिसाब से 2 तरीके होते हैं उसके। एक तरीका होता है कि हमारी सैंक्शनड पोस्ट कितनी है। सैंक्शन पोस्ट डिपार्टमेंट एक अंदाजे से स्पेकुलेट करता है कि हमारे अगले साल इतने बच्चे हो जाएंगे, इतनी पोस्टें जो है सैंक्शन करा लो और उनकी भर्ती कर लो। और एक होता है टीचर पीपल रेशो। टीचर पीपल रेशो होता है 1:30, जहां तक प्राइमरी स्कूलों की बात है। तो वो 1:30 की रेशो होती है। संयोग ऐसा हुआ कि पिछले सालों में कांग्रेस की भर्ती के कारण से जेबीटी के 2 ग्रुप, जिनकी परीक्षा उन्होंने ले ली लेकिन कुछ गड़बड़ें ऐसी हुई, उन गड़बड़ों दोनों का जो केस है वो चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में पहले एक को मान्यता दे दी, दूसरे को रिजेक्ट कर दिया। फिर बाद में दूसरे लोग भी चले गए, कोई दूसरा जज आया, उसने कहा कि नहीं नहीं, इनकी भर्ती भी ठीक है। जहां हमको चाहिए थे मानो 1500 या 1200 और वो मिल गए दोनों मिलाकर के 2500। ठीक है, उनको एडजस्ट किया क्योंकि जगह थी। इसके बाद एक गेस्ट टीचर नाम से उन्होंने रखे हुए थे, और गेस्ट टीचर्स की संख्या मुझे एकदम ध्यान नहीं है, लेकिन गेस्ट टीचर्स को भी हम लोगों ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी नौकरी नहीं जाने देंगे। इधर इनकी भर्ती हो गई, उधर गेस्ट टीचर आ गए, कुल मिलाकर जितनी आवश्यकता थी उससे भी ज्यादा हो गए। हमने अल्टीमेटली अपने बच्चों को और सहूलत देते हुए जो टीचर पीपल रेशियो 1:30 थी उसको हमने करके 1:25 कर दिया, ताकि टीचर सरप्लस ना हो जाए। अगर उसमें सरप्लस होता है तो किसी ना किसी को बाहर करना पड़ता, इसलिए गेस्ट टीचर्स को एडजस्ट करने के लिए 1:25 किया। ये ठीक है, उतने टीचर रिटायर होने के बाद हम अगले साल फिर उसको 1:30 लाएंगे, लेकिन प्राइमरी टीचर्स की आज कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो सैंक्शन पोस्ट है वो सैंक्शन पोस्ट कुछ भी फिगर करा लिया, उस फिगर के अगेंस्ट हमने गेस्ट टीचर भी पक्के कर लिए। अब गेस्ट टीचर वाली संख्या उसको भर्ती नहीं मानी जाती, तो वो जो संख्या का गैप है वो कहते हैं कि हाँ इतने खाली हो गए। कोई खाली नहीं है। टीजीटी पीजीटी जितने खाली है उनकी सबकी रिक्वेशन चली गई है। उसमें से लगभग 4000 टीचर तो पीजीटी गए हैं, जो हमने पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता था, अब उसको पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहा है। उनको रिक्वेशन चलेगी और बहुत जल्दी उनका एग्जाम होने वाला है। ये 4000 टीचर हैं, 3200-3300 स्टेट का है और 700 उसमें कौन सा कैडर है, मेवात कैडर, 700 वो है, 4000 और ऐसे ही लगभग 7500 टीजीटी, उसमें भी 6200 स्टेट का है, 1300 मेवात का, 7500 ये भी भर्ती प्रक्रिया अगले महीने में पूरी हो रही है। उसके बाद 4000 टीचर ये हमने एचकेआरएन में लगभग 700 भर्ती हो चुके हैं, बाकी 3200-3300 एचकेआरएन में भर्ती खुलने वाली है और वो अगले इस सेशन में क्लासेज में वो सब हम देने वाले हैं। इसलिए टीचर्स के नाते कहीं कोई समस्या नहीं है। स्कूलों का जो लेवल है वो एक एक करके आगे बढ़ रहा है। संस्कृति मॉडल स्कूल हैं और भी, अभी तो प्रधानमंत्री जी ने पीएम श्री इस नाम से स्कूलों की घोषणा की है। हमने वो भी कहा कि हर ब्लॉक के 2 लगभग 300 स्कूल पीएम श्री संस्कृत मॉडल स्कूल ये हम अगले सेशन में खोलने वाले हैं। शिक्षा का स्तर कैसे अच्छा हो, अभी पिछले दिनों में राकेश भारती मित्तल उनके जो 40 स्कूल वो अपने गांव में चलाते हैं, हमने उनको कहा है कि और स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों के साथ सरकारी स्कूलों का कोलैबोरेशन ये करके, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार दे देगी और उसमें प्रबंधन है या उसका पाठ्यक्रम है या उसकी शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, जो भी कुछ प्रबंधन की बातें प्राइवेट स्कूलों की वो उसमें लागू करा सकते हैं और इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, ना ही होनी चाहिए। सर, शिक्षा के साथ साथ हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण पहलू स्वास्थ्य को लेकर।
प्रदेश की मूलभूत जिम्मेवारी, प्रदेश के अंदर मूलभूत जो एक इशू रहता है किसी भी प्रदेश के अंदर कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसे और स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे हैं वहां के लोगों के लिए, जनता के लिए। आपने हरियाणा के अंदर निरोगी हरियाणा योजना शुरू की थी, ये योजना धरातल पर कितनी सफल हो पाई है अभी तक? देखिए, निरोगी हरियाणा हमारी पिछले साल की योजना घोषित की हुई। उसके पीछे का हेतु ये है कि जो गरीब परिवार है उसको प्रारंभ में पता नहीं लगता कौन सी बीमारी उसको लग रही है, क्योंकि बीमारी एकदम नहीं आती है, वो शरीर में धीरे धीरे आती है। कहीं ब्लड से पता लगता है, कहीं और किसी टेस्ट से पता लगता है, यूरिन से पता लगता है। तो हमने ये तय किया कि जितने गरीब परिवार हैं 1,80,000 रुपए से इनकम से कम परिवार, पहचान पत्र में हमारे पास डाटा है पूरा, 1.25 करोड़ ये आबादी है, इनका 2 साल में एक बार फिजिकल हेल्थ टेस्ट, लगभग 25 टेस्ट होते हैं जो हमारी लैब्स में सब जगह होते हैं। ये टेस्ट सबके कराएंगे, सबका एक हेल्थ कार्ड जिसको हम उसके परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ देंगे। जहां भी कहीं इलाज के लिए जाता है वो नंबर अपना देगा और अपना उसकी जो हिस्ट्री है वो निकाल लेगा और उसका इलाज शुरू हो जाएगा। 4.5 लाख परिवारों का ये टेस्ट हो चुका है, लेकिन इसमें लंबी प्रोसेस है। हमारे पास PHC, CHCs, हॉस्पिटल्स, उनमें जहां जहां ये पेशेंट जाते हैं उनका टेस्ट होता है, लेकिन हम इसमें प्राइवेट संस्थाओं को भी जोड़ने वाले हैं। जो लैब्स है प्राइवेट, उनको भी ये काम उनके साथ कांटेक्ट करने वाले हैं ताकि वहां भी ये सिलसिला शुरू हो जाए और 2 साल में 1.25 करोड़ लोगों का ये डाटा हमारे पास आ जाए। अभी भी जो 4.25 लाख हुए हैं, बहुत ऐसे कुछ बच्चे हैं, कुछ नौजवान हैं जिनको छोटी छोटी बीमारियां, उनके लक्षण मिलते हैं, डायग्नोज होता है और उनको उसी समय इलाज शुरू करा देते हैं। और अगर ऐसी बीमारियां हैं 1-2 साल पहचान ना की जाए तो वो बीमारी भयंकर बीमारी भी हो सकती है। तो ये जो हेल्थ टेस्ट है, ये एक यूनिक कार्यक्रम निरोगी हरियाणा के नाम से शुरू किया है और मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी और स्टेट ने इस लेवल पर इतना किया हो। तो निरोगी हरियाणा हमारा एक यूनिक कार्यक्रम हमने शुरू किया है। सर, आपने पीछे घोषणा करी थी कि हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि अभी तक उसको कहीं पर भी धरातल पर एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? और दूसरा सर, योग और आयुर्वेद जिसका प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी भी और हमारे देश के अंदर निरंतर पिछले काफी सालों से वो लगातार हुआ है, तो योग और आयुर्वेद को लेकर आपकी कोई प्लानिंग या किसी तरह से आप हरियाणा में उसको प्रचारित प्रसारित करने के बारे में? जहां तक मेडिकल कॉलेजेस की विषय है, मैं इतना ही कह सकता हूं, अब कहाँ कॉलेज बन गया कहाँ नहीं बन गया ये तो अलग विषय है, लेकिन मैं आंकड़ों से ये बताता हूं कि 2014 में हरियाणा में 700 मेडिकल कॉलेज की MBBS की सीटें थी जिनका एडमिशन होता था। आज वही इस साल जो चल रहा है, इस साल वो संख्या 1835 है। 700 के अगेंस्ट 1835 MBBS के स्टूडेंट की एडमिशन ले रहे हैं और 300-350 PG के भी हैं। अब ये स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। फिर जहां तक मेडिकल कॉलेज की बात है, अब उनके समय कल्पना चावला की तो केवल घोषणा हुई थी, बना तो अभी आकर के है। हमारी जो दीनदयाल उपाध्याय नाम से यूनिवर्सिटी बनी है, ये यूनिवर्सिटी तो हमने ही आके घोषणा की है, हमने ही आके बनाई है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से छायसा में मेडिकल कॉलेज जो बना है वो हमारे आने पर ही बना है। वो तो बल्कि एक प्राइवेट था, बंद हो गया था बिल्कुल, हमने उसको टेक ओवर किया है। वहां भी अब 100 बच्चे MBBS के इस बार एडमिशन हो रहे हैं। ESI फरीदाबाद में वो हॉस्पिटल भी हमारे आने पर बना है, वहां भी एडमिशन अब हो ही रहे हैं। इसके बाद जो नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, भिवानी में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जींद में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, नांगल चौधरी में मेडिकल कॉलेज बन रहा है और ये बनने के बाद कभी भी इस साल अगले साल कभी भी इसका उद्घाटन होगा। कल एक उद्घाटन मैं करके आया हूं, अमृतामयी जो मां अमृतामयी का फरीदाबाद में, उन्होंने मेडिकल कॉलेज भी उसको चालू कर दिया। कल ही उन्होंने उसका उद्घाटन कराया है। वो कहते हैं बने नहीं है, अब बने नहीं है तो ये कहां से आए 18? और मैं कहता हूं 3000 स्टूडेंट्स की ये एडमिशन होंगे जब ये सारे बन जाएंगे। 4 मेडिकल कॉलेज जरूर ऐसे हैं जिसके भी केवल घोषणा हुई है। पलवल में घोषणा हो गई है, फतेहाबाद में घोषणा हो गई है, यमुनानगर में घोषणा हो गई है और एक ऐसा ही चौथा स्थान है कैथल में भी हाँ घोषणा हो गई, पुरानी है सिरसा, कैथल, यमुनानगर, पलवल, फिर आपके फतेहाबाद, दादरी। ये सारे मेडिकल कॉलेज कहीं नींव रखी जा चुकी है, कहीं अब नए बनने हैं, कहीं जमीन सेटल हो गई है। यानी कोई जिला वैसा नहीं बचेगा जहां एक मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। कुछ जगह पर मेडिकल कॉलेज 2, 3, 4 भी बन गए हैं। फरीदाबाद में जैसे मैंने बताया 3 हो गए हैं जी। तो इस प्रकार से मेडिकल कॉलेजेस की संख्या हमारे यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि स्थिति तो ये है, हमने उसके ऊपर एक बॉन्डिंग कर दी है कि 5 साल पढ़ने के बाद आपको हरियाणा की सेवा करनी पड़ेगी
और उसमें हमारे कुछ लोग हमको डराते हैं कि अगर 3,000 हर साल तैयार होंगे तो हरियाणा में कैसे हम 3,000 को रख लेंगे और 5 साल में 15,000 ये हो जाएंगे। आज हमको उन 15,000 की भी जरूरत है, क्योंकि सारे डॉक्टर्स बनने के बाद हरियाणा रहने वाले नहीं, हमको पता है। बहुत लोग दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं जहां जरूरत होती है, बहुत लोग प्राइवेट नौकरियों में दिल्ली जैसे बड़े स्थान पर भी जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं, और सारे के सारे यहां रहेंगे तो हमें 2 करोड़ 80 लाख आबादी पर एज पर WHO 28,000 डॉक्टर चाहिए। आज हमारे पास सिर्फ प्राइवेट और सरकारी मिला के 12-13,000 है। आज भी 15,000 डॉक्टर और चाहिए हमको। अब इसको कमी को पूरा करने के लिए अभी जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें हम साथ साथ जो हमारे आयुर्वेद के मेडिकल ऑफिसर हैं, AMOs, उनकी भर्ती कर रहे हैं। और इसमें एक दूसरी भी फिलॉसफी हमारी है कि एलोपैथी ने बहुत सेवा की है, लेकिन एलोपैथी की सेवा के बाद उनका धन्यवाद करते हुए भी हमारे यहाँ ट्रेडिशनल आयुष का प्रावधान ज्यादा मजबूत है। आयुष के कारण से लोग बीमार होने से बचते हैं। तो हमें बीमार होने के बाद इलाज कराना एक विषय है, बीमार न होना इसकी ओर ध्यान देना है। अगर बीमार नहीं होना है तो फिर हम योग भी शुरू कर रहे हैं। आज हरियाणा के बड़े गांव में सब जगह योग का व्यायामशालाएं, 650 तो योग सहायक वहां भर्ती होकर लग चुके हैं। और उन सब स्थानों पर अब हम एक वेलनेस सेंटर आयुर्वेद का, हर गांव में ऐसे 2 एकड़ जमीन के ऊपर वेलनेस सेंटर होंगे। वहां डाइटिशियन भी होगा, वहां आयुर्वेद की दवाई भी होगी, वहां योगा भी होगा। व्यक्ति बीमार हो तो क्यों हो, अगर हम बीमार नहीं होते वो अच्छा, या बीमार होकर के नए नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोल के उनका इलाज कराना वो अच्छा? क्या अच्छा? बीमार ना होना अच्छा। बीमारी होने के बाद तो व्यक्ति का शरीर भी आधा रह जाता है, उसका टाइम खराब, उसका पैसा खराब, उसका नहीं तो सरकार का भी जाता है। तो हम आयुर्वेद जिसमें आयु बढ़े, योग का भी अपना महत्व है। प्रधानमंत्री जी ने योग को सारे विश्व में लागू करा दिया, तो हम यहां क्यों नहीं करेंगे? अभी सर विधानसभा के अंदर एक कांग्रेस के विधायक ने एक सवाल भी उठाया था कि आपने बजट में केवल जो टोटल हेल्थ सेंटर है हरियाणा के अंदर, उसमें मात्र 300 करोड़ रुपए का बजट रखा है। तो 300 करोड़ रुपए के बजट के अंदर पूरी स्वास्थ्य सेवाओं को हरियाणा के अंदर किस तरह से आप कर पाएंगे? अब मैं समझ नहीं आता, वो उन्होंने विधायक के नाते प्रश्न किया या एक बच्चे के नाते पढ़ाई की। इतना तो बच्चा भी जानता है कि हरियाणा में 300 करोड़ से कुछ नहीं होता। जरा थोड़ी शंका करके दोबारा से पन्ना देख लेते तो शायद पता लग जाता। हमारा वो 300 करोड़ केवल एक हेड में लिखा था, फैमिली प्लानिंग जी। अब फैमिली प्लानिंग में 300, उन्होंने 300 करोड़ पढ़ लिया, और जब सारा बजट देखा तो वो था 9,604 करोड़। अब 9,604 करोड़ को कोई एक विधायक 300 करोड़ कह दे तो भाई तरस ही आएगा, और क्या जी। तो मुझे लगता है कि आज उनको अपना जवाब तरस ही आएगा, और क्या होगा। जी जी। सर अभी आपसे पिछले सत्र के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, उन्होंने पूरी लंबी फेहरिस्त गिनाई कि जब हमारी सरकार रही तो हमने ये काम किया, हमने IMT किया, हमने एम्स बनाया, उन्होंने पूरी लंबी फेहरिस्त गिनाई। तो मैंने उनसे सवाल पूछा था जिसका वो पूरे तरीके से जवाब नहीं दे पाए कि अगर इतने ही काम किए थे तो फिर सरकार गई क्यों? सरकार लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब कैसे नहीं हुई? और दूसरा, उन्होंने एक सबसे जो मुखरता से विपक्ष के नाते और नेता विपक्ष के नाते आरोप लगाया कि बेरोजगारी में इस समय हरियाणा प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। और उनका कहना था, यह विपक्ष ऐसे आरोप लगातार लगाता है कि रोजगार ना मिलने की वजह से, रोजगार सृजन ना होने की वजह से जो युवा है वो नशे की तरफ जा रहा है। इसको लेकर सर क्या प्लान है रोजगार सृजन को लेकर? मैं चाहूंगा इस पर क्या प्रतिक्रिया? 2 विषय मिला दिया आपने, एक बेरोजगारी और एक नशा जी। दोनों को मैं समझता हूं थोड़ा अलग होकर देखना पड़ेगा जी। जहां तक बेरोजगारी का विषय है, वो एक बहुत बढ़िया सी कलरफुल एक मैगजीन उनके हाथ लगी हुई है, उसका नाम है CMIE जी। अब याद रख लो मित्रों, उसका नाम है CMIE। ये एक मैगजीन है और एक प्रोफेशनल एक ग्रुप है और कमर्शियल ग्रुप रादर, उसकी वो मैगजीन है। वो तो जो उसमें छापते हैं, जो सर्वे करते हैं, जो कुछ करते हैं, उसका पैसा लेते हैं। जैसा पैसा दे दो वैसा छापेंगे, नहीं पैसा दोगे नहीं छापेंगे। उस मैगजीन का मैं उदाहरण देता हूं। 2014 में हम सरकार में आए, हमारे बारे में किसी को पता नहीं था कि इनका मूड क्या रहेगा, ये क्या खाते हैं, क्या बेचते हैं, क्या लेते हैं, क्या देते हैं। सब प्राइवेट एजेंसीज वो देखती रहती हैं। उन्होंने हमें लुभाने के लिए 1 महीने में ये कह दिया, ये 2017 का कोई महीना है, उसका कोई निकाल के देख सके तो देख ले। उस महीने में उन्होंने कहा हरियाणा सबसे बढ़िया रोजगार है और सिर्फ 2% बेरोजगारी है यहाँ, 2%। अब ये CMI का आंकड़ा बता रहा हूं,
हमने उस समय भी कहा कि यार क्या बेवकूफी से की। कोई भी जो यानी जो स्टेट्स लाइक अमेरिका जो बहुत प्रोग्रेसिव है इन मामलों में, वहां बेरोजगारी एक ही दिन की गिनी जाती है, वहां भी 4 से 6% के बीच में झूलती है बेरोजगारी। 4% से नीचे तो कभी आती ही नहीं है क्योंकि हर दिन लोग बेरोजगार जुड़ते हैं। आखिर कोई जैसे व्यक्ति 18 साल का हुआ उसी दिन रोजगार मिलता है, ऐसा थोड़ी है। किसी को 19 साल में मिलेगा, किसी को 18.5 साल में मिलेगा, कोई शायद अपने स्कूलिंग और रोजगार के बीच में 6 महीने घूमने भी चला जाएगा, है तो वही बेरोजगार। 4% से नीचे उनकी बेरोजगारी कभी होती नहीं है। हमारी वो 2% करने लगे, हमने कहा ये भी गलत है। फिर वो बढ़ना शुरू हुआ क्योंकि उनकी दाल गली नहीं, वो हमको खुश नहीं कर पाए होंगे। तो फिर 2% से 8%, 8 से 14, 14 से 20, 20 से 24, 24 से 28, 32, 34, 34% तक चले गए, जड़ते चले गए। हमने फिर भी परवाह नहीं की, बोलने दो। एक दिन अचानक 1 महीने में ही वो 34% से गिर के आ गए 24%। हमने कहा हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि हमने 10% रोजगार एक ही महीने में दे दिए हो। अभी उसके आंकड़े हैं और उसकी आप उठा के देख लें, वो बिल्कुल कमर्शियल मैगजीन है। वो किसी ना किसी को जैसा लाभ देना है, हाँ हो सकता कुछ लोग फंस भी जाते हो। हमारे यहाँ भी कई लोग, अब हम कहते हैं पारदर्शी नौकरियां हैं, और नौकरी लेने के चक्कर में अच्छे लोग मेरिटोरियस, वो भी किसी एजेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं, कुछ ना कुछ दे आते हैं, बाद में रोते हैं, चिल्लाते हैं कि हमारे तो पैसे ले गया। भाई पैसे ले गया क्यों दिए? मेरिट पर लगने वाले थे, लग तो हम गए लेकिन वो फिर भी ले गया, कुछ बताते भी नहीं है। तो ऐसे उनके अड्डे हम तो चढ़े नहीं, कोई और चढ़ा कि नहीं चढ़ा मैं कह नहीं सकता, लेकिन कुल मिलाकर के उस मैगजीन की स्टोरी है। आज वो कहते हैं 34% बेरोजगारी। अब 34% हरियाणा में जिस दिन बेरोजगारी हो जाएगी, उस दिन मुझे लगता है कि सारे हमारे कपड़े फट जाएंगे। जी सर। हमें तो ये पता है कि हमारे परिवार पहचान पत्र में सेल्फ डिक्लेयर्ड बेरोजगार, अब जो रोजगार करता है वो तो कहेगा ना मैं रोजगार करता हूं, जो बेरोजगार है वही कहेगा ना मैं बेरोजगार हूं। उनकी संख्या लगभग 8 लाख है। अब हम अगर मान लें कि 18 साल से लेकर 60 साल तक इस 42 साल की टोटल आबादी 1.5 करोड़ के आसपास है, और 1.5 करोड़ को अगर 8 से आप भाग कर दोगे, तो 8 को 1.5 से भाग कर दोगे तो कितना होगा? 5, 5.5, 5.5% हुई ना जी। तो ये 5.5% तो सेल्फ डिक्लेयर्ड हम भी मानते हैं। वो कभी 6 हो सकता है, कभी 7 हो सकती है, इस रेंज में घूम सकती है। कोई कारण ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी बात पर कोई भी समझदार आदमी भरोसा करेगा कि बेरोजगारी 34% है। अब अगला प्रश्न उनका शुरू होता है जो आपने नहीं किया, मैं कर रहा हूं। जी सर। वो कहते हैं, आप कहते हो 8 लाख बेरोजगार है, आप कोई भी जब परीक्षा निकालते हो तो उसमें फॉर्म भरे जाते हैं 11 लाख। हम कहते हैं ठीक है, अब 11 लाख क्यों भरे जाते हैं? आज देखिए सरकारी नौकरी का क्रेज है। अगर कोई आदमी 10-15 हजार रुपया महीने का कमा भी रहा है, मान लो उदाहरण के लिए कोई रेडी खोमचा लगाता है, अब बेरोजगार तो नहीं है, 10-15 हजार रुपये महीना कमा ही लेते हैं रेडी, वो भी चाहता है कि मैं ग्रेजुएट अगर हूं या +2 हूं तो मुझे भी ग्रुप सी की, बी की नौकरी मिल जाए, सी और डी की फॉर्म वो भी जाके भरता है। या जो ग्रुप डी में लगे हुए हैं, मानो पीएन लगा हुआ, थोड़ा सा पढ़ लिख गया, वो भी कहता है मुझे सी की नौकरी मिले, वो भी जाके फॉर्म भरता है। या जो आसपास के स्टेट्स के हैं, क्योंकि इसमें स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, इसमें चंडीगढ़ के लोग भी होंगे, इसमें दिल्ली के भी होंगे, उसमें पश्चिमी यूपी के भी होंगे, उसमें कुछ राजस्थान के भी होंगे, कुछ पंजाब के भी होंगे। 5-10% वो भी लोग अगर आ जाते हैं तो 1-2 लाख वो भी हो जाएंगे। और उनमें परीक्षा देने के लिए फॉर्म 11 लाख ने भरा, परीक्षा देने के लिए 6.5 लाख आए। क्या जिसको नौकरी चाहिए थी तो वो आ जाना चाहिए था, फॉर्म भर के चला गया, नहीं आया। तो कुल मिलाकर के रोजगार बेरोजगारी का एक खेल आंकड़ों का ये कोई सिद्ध नहीं करता। और ये एजेंसीज जो हैं ये कुल मिला के 1000-2000 का आंकड़ा सारे प्रदेश से इकट्ठा करते हैं, इससे पूछ उससे पूछ, कहीं से भी पूछा, कुछ भी किया अपना। और फिर मैंने पता किया एक और, वो कहते हैं हमारा जो रेंज है पूछने का वो 15 साल की एज से शुरू हो जाता है। भाई हम तो 15 से 18 के बीच में किसी को नहीं कहेंगे रोजगार कर, 15 से 18 के बीच में हम हर बच्चे को पढ़ाएंगे। अगर उसके परिवार की आवश्यकता है तो वो पूरी करने का काम हमारा है, उसके परिवार की सहायता हम करेंगे, उसके राशन कार्ड भी बनेंगे, उसके परिवार में और जो सुविधाएं खर्चे की वो भी देंगे, बच्चों की पढ़ाई है उसका वो भी खर्च करेंगे, बीमारी के लिए आयुष्मान भारत की जरूरत है 5 लाख रुपया बीमा भी करेंगे। लेकिन 15 से 18 साल का बच्चा अगर पढ़ाई करना चाहता है या नहीं करता तो उसको पढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। 15 से और 18 साल के बच्चों का बेरोजगारी गिनने का अर्थ क्या है? ये ठीक है, हमारा जो लेबर चाइल्ड
चाइल्ड लेबर एक्ट है वो 15 साल तक ही है। जी सर। 15 से ऊपर वो लागू नहीं होता। 15 से ऊपर का कोई आदमी काम कर सकता है अपना, लेकिन फिर भी 18 साल तक बच्चों को +2 तक पढ़ाना हमारी कोशिश रहेगी, उनको पढ़ाएं। जी सर। सर, बात करते हैं युवाओं के लिए कौशल विकास योजना की। उसके लिए सरकार क्या योजना ले रही है? और अगर इसके साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि जो कौशल विकास निगम है उसको लेकर भी लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि जो उसके अंदर भर्तियां हो रही हैं उसमें पारदर्शिता नहीं बरती जा रही, और आरक्षण को लेकर भी जो उसका रूल है उसको भी प्रॉपर फॉलो नहीं किया जा रहा। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये जो HKRN है समझना पड़ेगा एक तो जी कि ये विषय केवल ठेकेदारों से, एक प्रकार से लोग जो फंसते हैं वहां, उनसे भी हमारे डिपार्टमेंट आउटसोर्सिंग पर नौकरियां लेने के लिए लोगों को लेते हैं और वो अपनी मर्जी से देते हैं, किसी को भी दिया और देने के बाद उनका ना तो कोई EPF कटता है और ना ही कोई उनका सिस्टमेटिक ढंग से उनके बैंक में खाते में पैसा जाता है और किसी प्रकार के लाभ उनको मिलते नहीं है, बल्कि कई बार तो उनके सिग्नेचर ज्यादा कराए जाते हैं, पैसे उनको कम दिए जाते हैं, कमीशन लेते हैं वो अलग से लेते हैं। हमने वो सारे सिस्टम में वायदा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम ठेकेदारी प्रथा समाप्त करेंगे। हमने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के लिए HKRN बनाया। HKRN में भी प्राथमिकता ये रखी है कि जो गरीब आदमी, हम केवल उसी को और वो नौकरी देने का उसका जो अवसर है वो मिलेगा। हम किसी भी अच्छे परिवार वाले को चाहेंगे वो बाद में बेशक ले ले, पहले जिस परिवार की इनकम कम से कम है, अब इसके अंदर उसके हमने क्राइटेरिया रखा कि 1 लाख से नीचे इनकम वाले जो लोग हैं, जो हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये जो बनाई है जिसमें उनको रोजगार दिलाते हैं, उसके हमने 50 नंबर दे दिए। और अगर उससे ऊपर है, 180 तक है, उसको 40 दे दिए। 180 के बाद 3 लाख तक है, उसको 30 दे दिए। 3 से ऊपर है 20 दे दिए। तो स्वाभाविक है जो गरीब होगा सबसे पहले चयन उसका होगा। अगेन, जिसकी एज 32 साल और 35 साल के बीच है उसको हम ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे पड़ाव पर है 32 से 35, उसको कहीं काम नहीं मिला। वो अगर लेवल 1 की 15,000 रुपए की नौकरी उसको मिलती है HKRN में, तो पहले उसको दो, बल्कि हम उसको 20, 22, 25 साल वाले को प्राथमिकता नहीं देते हैं और 42 साल से ऊपर तो देते ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा अंक जो दिए हैं वो उनको दिए हैं। फिर हमने उसमें एक क्राइटेरिया रखा है कि वो उसी जिले का अंदर है कि नहीं है जहां नौकरी उसको देनी है। 10 मास उसको रख दिए ताकि 15,000 रुपए लेकर के और कोई काम तो पकड़ ले, दूर जाएगा वहां रहेगा, 15,000 रुपए खत्म करके आ जाएगा। बल्कि आगे हम ये भी सोच रहे हैं, मैंने सुझाव दिया, इसको जिले की बजाय ब्लॉक लेवल का कर दो कि जिस ब्लॉक में काम हमको लेना है उस ब्लॉक में अगर वो आदमी रहने वाला है तो उसको मिले ताकि रोजाना घर से आए और घर से जाके काम कर ले। और ये बहुत एकदम टेम्परेरी नौकरी है, HKRN नौकरी नहीं है ये तो। HKRN एक, जैसे हमने युवा सक्षम को एक हेल्प दी थी, उसमें 100 घंटे काम के बदले हम उनको 6,000 रुपए अलग से देते हैं। ग्रेजुएट है तो 6,000 प्लस 3,000 उसका अनाउंस बता 9,000। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट है तो उसको 7,500 और शायद +2 का भी ऐसा ही कुछ रेट। तो ऐसे अलग अलग रेट रख के हमने 100 घंटा युवा सक्षम स्कीम बनाई। इसी प्रकार से ये ठेकेदारी प्रथा ये टेम्परेरी होती है। इसके बाद भी हम उनको, अगला सिस्टम हमारा ये है कि हर एक HKRN को ये कहेंगे कि अपनी स्किलिंग कराओ, पढ़ाई करो, उसमें आगे कोई ना कोई परमानेंट नौकरी के लिए जा सकते हैं वो जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जा सकते हैं वो जाए। HKRN इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। HKRN एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। जो डिमांड आती है उस डिमांड के हिसाब से HKRN में जिनकी मार्किंग ज्यादा होती है, ये मार्किंग हमारी ओपन है, मिलती उसी को जिसका नाम उसमें रजिस्टर है। हर किसी को पब्लिक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि और इसमें कोर्ट से भी कोई हमारा वैसा विषय नहीं आया। कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया कि ठीक है, आपका एक सिस्टम है, गरीब परिवार को टेम्परेरी अरेंजमेंट आप करते हो तो आप करो। 1 साल के लिए नौकरी दी जाती है, 1 साल के बाद फिर रिन्यू करना होता है तो फिर रिन्यू करते हैं। तो इसलिए HKRN की कई लोगों को ये वहम हो गया कि ये शायद कोई अलग एक एजेंसी बन गई रिक्रूटमेंट की। ये अलग एजेंसी नहीं है, एजेंसी तो वही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है या HPSC है। ये तो ठेकेदारी की प्रथा की जगह एक सिस्टम है कि टेम्परेरी तौर पर अगर किसी को चाहिए, बल्कि हम आगे HKRN को प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए भी खोलने वाले हैं कि हमारे पास ये रजिस्टर्ड लोग हैं, आपको जरूरत हो तो आप इसमें से पिकअप कर सकते हैं। सर, बात करते हैं, अभी 1 साल से 1.5 साल का समय लगभग बचा है विधानसभा चुनाव के अंदर, 1.5 साल के आसपास। सारी पार्टियों ने निरंतर धरातल पर जाकर, ग्राउंड पर जाकर काम करना शुरू कर दिया। हम बात करते हैं, राहुल गांधी ने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो वो हरियाणा से होकर निकली।
फिर उन्होंने हाथ जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद इनेलो भी अब पद यात्रा निकाल रही है। ऐसी क्या नब्ज देख लिया है इन्होंने जनता की, या ऐसा कौन सा दुख दर्द देख लिया है जो ये समझने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश सरकार है आपके नेतृत्व में, वो आश्वस्त है कि ये जो देख रहे हैं, या आपको लगता है कि केवल ये राजनीति मात्र है, या अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए जो है हरियाणा प्रदेश में यात्राएं कर रहे हैं? मछली पानी से अगर बाहर आ जाए तो उसको तड़पती है। जी सर। तो मछली में छलांग, पानी में छलांग लगाने की कोशिश करती है। तो अब ये तड़प रहे हैं, छलांग लगाते हैं पानी में, चलो शायद कुछ मिल जाए। अब छलांग लगा रहे हैं, लगानी चाहिए, डेमोक्रेसी है, हर एक पार्टी को प्रयत्न करना ही चाहिए। आखिर घर में बैठे रहेंगे दुबक करके तो जनता कैसे पहचान करेगी? जी सर। जनता में पहचान बढ़नी चाहिए। हम आज सरकार में है तो अपने कामों के कारण से पहचान बना रहे हैं। वो आज कुछ कर नहीं सकते हैं। जो उन्होंने किया है वो जनता को याद है कि इन्होंने क्या किया था, और याद नहीं होगा तो हम याद कराएंगे। जी सर। और हम जो कुछ कर रहे हैं वो जनता के पास पहुंच रहा है। हम ना भी बताएं तब भी जनता के पास पहुंच रहा है। मैं तो 3 दिन गया था सिर्फ भिवानी जिले में, गांव-गांव में। लोगों ने मुझे डराना शुरू किया, नहीं उस गांव में मत जाना, नहीं इस गांव में मत जाना। 2 गांव के तो हमारे कुछ लोगों ने, हमारे अपने ही थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यहां मत जाना, आपका विरोध हो जाएगा। कभी सरपंचों का विरोध दिखा देंगे, कभी किसानों का दिखा देंगे, कभी। और उन दोनों गांव में इतना जबरदस्त उत्साह था। हमने कहा कि आपके गांव में हमने पारदर्शी तरीके से बिना किसी पर्ची खर्ची के 72 नौकरियां दी हैं। वो कहते नहीं साहब, हमारे यहाँ 125 नौकरी लगी है। वो गांव के लोग बता रहे हैं। चांग गांव में उन्होंने कहा कि एक गली में 11 नौकरियां लगी हैं, एक ही गली में 12 या 11 जो बताया। यानी मैं गांव की बात बता रहा हूं। और इतने, यानी एक गांव है भिवानी जिले का, लास्ट तोशाम विधानसभा का, नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा मुझे जी। क्या था, समंद। जी जी। तो उस गांव के अंदर मुझे बताया गया कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोग नहीं हैं। मैंने कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। एक बड़ के पेड़ के नीचे कम से कम 700-800 से ऊपर संख्या, पिन ड्रॉप साइलेंस। और जो चीजें उनको हमको भी पता नहीं है, वो कहते हैं आपने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। वो हमारी उपलब्धियां बता रहे हैं। यानी आयुष्मान भारत का, आयुष्मान ये जो कार्ड का जो लाभ उठाया है, आयुष्मान, और साथ में हमने चिरायु योजना जो बनाई, एक एक गांव में 50-50, 60-60 लाख रुपए का उनको फायदा हुआ। जो उनके यहाँ कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200 इतने लोगों के इलाज हुए हैं, और किसी का कोई पैसा नहीं लगा। लोग कहते हैं हम जाके नाम लिखाते हैं, हमारा इलाज हो जाता है। जब वहां से निकलते हैं और जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो एक गुलाब की कली का फूल हमको देते हैं, आपका धन्यवाद। सर, आपने एक योजना और निकाली थी, परिवार पहचान पत्र। विपक्ष ने उसको कुछ नया नाम दिया है, परेशान पहचान पत्र। ये क्या माजरा क्या है सर? आप जरा आज विस्तार से समझाएं कि विपक्ष ऐसा नाम क्यों दे रहा है। एक नाम मैं भी देता हूं जी, परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल। जी, यानी ये हमारे गरीब आदमियों के लिए उनकी एक सुरक्षा, इसके लिए परिवार पहचान पत्र है। जी सर। और परिवार पहचान पत्र एक ऐसी चीज है जिसका अध्ययन न केवल अपने देश की दूसरी स्टेट्स वो कर रही हैं, दुनिया के लोग वो हमको आके पूछते हैं, व्हाट इज दिस पीपीपी, व्हाट इज फैमिली आईडी। देखिए, पहले कभी भी देश में शुरू हुआ, बहुत देशों में है, सिक्योरिटी नंबर सबके अपने अपने होते हैं। हमारे यहाँ आधार शुरू हुआ। आधार में कई तरह की गड़बड़ें हमें आज भी ध्यान में आती हैं, उस समय भी थी। चलो वो तो अपने हिसाब से चल रहा है। हमने कहा परिवार, ये जो आधार है ये केवल एक व्यक्ति की पहचान का कार्ड है, सिटीजन का। लेकिन हमारे यहाँ समाज में परिवार एक इकाई है जिसके इर्द गिर्द सारी व्यवस्था घूमती है। फैमिली को अगर आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो आप किसी समाज को सुखी नहीं कर सकते। परिवार में एक आधार कार्ड के हिसाब से क्या पता लगेगा भी वो क्या करता है, उसका साथ जुड़ा हुआ कौन आदमी है। हमने परिवारों की पहचान करके 72 लाख परिवारों को रजिस्टर किया। 2,84,00,000 हमारी आबादी। ये भी कभी समझ में नहीं आता था, कभी कोई कुछ बोलता था, कभी कोई कुछ बोलता था। सेंसस हमारा 2011 के बाद हुआ नहीं जी, 12 साल हो गए सेंसस को हुए। हम प्रोजेक्टेड करते थे, उस 253 को उठा के परसेंटेज के हिसाब से बढ़ते बढ़ते आज हम कहते हैं कि नहीं, हमारा 2,84,00,000 एग्जैक्ट है। हमारे इस परिवार पहचान पत्र को रिकॉग्निशन तब मिली जब हर एक व्यक्ति का परिवार के अंदर पढ़ने वाले कितने हैं, काम कितने कर रहे हैं, बुजुर्ग कितने हैं, बीमार कितने हैं, दिव्यांग कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं। हाँ, चेंजिंग होती है उसमें, तो एक लगातार उसके अंदर अपडेट होते रहना, रियल टाइम अपडेशन,
इसके सिस्टम अभी हमारे बन रहे हैं, धीरे धीरे बन जाएंगे। आज हमको पता है कि ये परिवार इतनी आय के हैं, इनको ये सुविधा देनी है। आखिर इस परिवार पहचान पत्र के कारण से हमने 12 लाख 12.5 लाख कार्ड एक महीने में एक साथ बना दिए। जनवरी में बने कि नहीं बने? जनवरी में 12.5 लाख नए लोगों के कार्ड बने हैं और वहीं पर 8 लाख लोगों के कटे भी हैं। जी कटे क्यों? जी 3.25 लाख परिवार ऐसे निकले जो इनकम टैक्स पे ही हैं और पीला कार्ड ले रहे हैं राशन। जी सर। 80,000 परिवार ऐसे निकले जिनको कहीं ना कहीं सर्विस नौकरी मिल गई है। ये ठीक है 2011 के बाद ही मिली है क्योंकि वो बेस 2011 का है। अब ये समाज तो एक प्रोग्रेसिव समाज, लगातार इसमें बदलाव होते हैं। तो इन 12 सालों में नौकरियां तो लगी हैं। 80,000 लोग ले रहे हैं राशन कार्ड जो सरकारी नौकरी में आ गए या प्राइवेट नौकरी में आ गए, जिनकी इनकम अच्छी है। हमने 1,20,000 जो लिमिट होती थी बीपीएल की, उसको बढ़ा के 180 कर दिया। फिर ऐसे ही इन सब के आयुष्मान कार्ड ये बनवा दिए। आयुष्मान कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा जो कोटा 15.5 लाख का तय किया, 180 होते ही ये परिवार हो गए 29-30 लाख। हमने सरकार ने खर्च करके लगभग 500 करोड़ रुपया साल का और उस पर योजना बनाई कि इन सबको कार्ड देंगे, वो खर्चा हम करेंगे। आज 30 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको आयुष्मान कार्ड का इस समय लाभ मिल रहा है। बल्कि इससे आगे जिनकी आय थोड़ी सी ज्यादा थी, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख कर ले, जो हमारे भी कार्ड बनवाओ। तब उनसे बातचीत करके कुछ लोगों से हमने कहा ठीक है थोड़ा अंतर रखना पड़ेगा। 3,000 रुपया पर फैमिली इसका खर्चा आता है आयुष्मान कार्ड का ऑन एवरेज। एक प्रकार से प्रीमियम है बीमे का। तो 50% वो दे देंगे, 50 सरकार दे देगी। 8 लाख परिवारों का इनका भी हम लॉन्च करने वाले हैं। जी सर। 125 रुपये महीना। बहुत लोग ऐसे 15,000 इनकम से ज्यादा 20 के 22 के 23 के 25 के ऐसे लोग होते हैं। तो ये सारी सुविधाएं उनको दे रहे हैं, परिवार पहचान पत्र के कारण से ही दे रहे हैं। अगर ये परिवार पहचान पत्र ना होता तो हम एक साथ इतनी सुविधाएं ना दे सकते। जी सर। आज हमको छोटे से छोटा भी अध्ययन करना हो किसी बात का, कोई नई बात आ गई समाज के बारे में, हम एकदम अध्ययन करते हैं। हमने एक दिन अध्ययन किया कि सिंगल मेंबर फैमिली कितनी है। हरियाणा में ये भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर कराया कि हम सिंगल मेंबर फैमिली हैं। अब सिंगल मेंबर फैमिली का भी देखना पड़ेगा। कोई बाहर से आया हुआ अकेला यहाँ रहता है या कोई बुजुर्ग है जिसके परिवार वालों ने उसको निकाल के बाहर कर दिया। उसमें से भी 3300 परिवार ऐसे हैं, मतलब व्यक्ति ऐसे हैं, महिला पुरुष, जिनकी आयु 80 साल से ऊपर है। अब इसमें से हमने योजना बनाई कि 80 साल से ऊपर के लोगों की हम संभाल करेंगे। ये कितनी तकलीफ में होंगे, वो खाना कैसे बनाता होगा, वो कपड़े कैसे धुलवाता होगा, वो उसके रहन सहन में कोई ना कोई दुख तकलीफ आती तो कौन उसको संभालता होगा, अकेले रात को घर में रहता होगा। तो इन 3300 लोगों की हम व्यवस्था करेंगे कि इनको सरकारी आवास दे करके उनमें रखेंगे ताकि वो अपना अकेलापन छोड़ बैठे। समाज के प्रति संवेदना ये होनी चाहिए। अगर संवेदना नहीं है तो फिर हम सामाजिक प्राणी काहे के हैं? हमारा ये परिवार है। अब ये चीजें कभी किसी सरकार ने सोची? जी सर। अब उनका 10 साल का कार्यकाल देखोगे, ठीक है काम छोटे मोटे सब करेंगे ही, वो भी कहेंगे कि हमने ये काम किए, ये किए, ये किए। आपने ठीक प्रश्न किया उनको, अगर ये किए तो फिर हारे क्यों? जी सर। फिर हारे क्यों? जी सर। आज लोगों का रहन सहन इसको कैसे अच्छा किया जाए, जी सर। इसकी आवश्यकता है। हर परिवार में कोई ना कोई तकलीफ है। जी सर। और आज भयंकर लोगों की तकलीफें क्या है? जमीनों के, जमीन के बंटवारे, उनके केस, भाई भाई के झगड़े, पड़ोसी पड़ोसी के झगड़े, सरकार के साथ झगड़े। इसमें सरकारी झगड़े भी बहुत हैं। जी सर। कहीं तहसीलदार के पास जा रहे हैं, कहीं हुड्डा के पास जा रहे हैं, कहीं पटवारी के पास जा रहे हैं, कहीं म्यूनिसिपैलिटी के झगड़े हैं, कहीं प्रॉपर्टी आईडी के झगड़े हैं। अब इन पर हम लगे हैं कि व्यक्तियों को किस प्रकार से उनका हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़ाया जाए, ईज ऑफ लिविंग, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। दुनिया में एक देश ऐसा है भूटान। भूटान वाले इन रियल सेंस हैप्पीनेस इंडेक्स का मेजरमेंट करते हैं हर महीने 2 महीने बाद कि हमारे समाज में लोग सुखी कितने हैं, किस लेवल तक हैं। यहां तो प्राइस इंडेक्स इसी में घुसे रहते हैं, या शेयर मार्केट के इंडेक्स में घुसे रहते हैं, या बीमारियों के इंडेक्स में लगे रहते हैं कि कितने % लोगों को कैंसर हो गया। हैप्पीनेस इंडेक्स हमारे देश की, प्रदेश की आवश्यकता है, उस पर हम लगे हैं। जी सर। सर एक सवाल मुझे लगता है कि इस सभागार में जितने लोग मौजूद हैं और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने लोग देख पा रहे हैं, और हरियाणा के जनता की निश्चित तौर पर यह जिज्ञासा है, जब भी विधानसभा का सत्र होता है
तो लोग उम्मीद करते हैं कि विधानसभा के सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और जो विपक्ष है उसके बीच में कुछ सकारात्मक चर्चा होगी, सकारात्मक मुद्दों पर बात होगी, हरियाणा के प्रोग्रेस की बात होगी और कुछ अच्छी चीजें निकल कर आएंगी जो प्रदेश को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगी। लेकिन ये चक्कर क्या है सर, आज समझना चाहेंगे। आज आप खुलकर बता दीजिए इस मंच के माध्यम से कि जब भी विधानसभा का सत्र होता है और यदा कदा ये देखने को मिलता है कि जो विपक्ष है वो वॉकआउट कर जाता है। क्या कारण है कि या तो सत्ता पक्ष उनकी बात का जवाब नहीं दे पा रहा, उनको समझा नहीं पाया, या वो अपनी बात कर सुनना नहीं चाह रहे, तो उनको लगता है कि हमने तो अपनी बात बोल दी, अब हम वॉकआउट कर रहे हैं। तो आज आप सर बता दीजिए कि कारण क्या है, ये हर विधानसभा सत्र में होता क्यों है ये? देखिए, जब उनके पास कोई मुद्दा होता नहीं है, बिना मुद्दे के वो वहां बैठने के लिए अपने आप को सक्षम मानते नहीं है, और जब नहीं मानते हैं, जब नई नई बातें उनके सामने आती हैं तो उनको कहीं ना कहीं ग्लानि होती है कि हम तो ये कभी कर नहीं पाए थे, अब ये इतना सब कर गए हैं, इतना कर गए तो इसका जवाब कोई और तो उनके पास है नहीं। फिर वो अपने पिछले आईने में देखने लग जाते हैं, और जब उनको आईना दिखता है तो उस ग्लानि से वो फिर और कुछ नहीं होता, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, भाग जाते हैं। और भागते नहीं है, 2 मिनट बाद फिर वापस भी आ जाते हैं। हम तो कई बार उनको कहते हैं बस अब टाइम आ गया आपका, उठोगे भागोगे, और ठीक 5 मिनट बाद भाग के जाते हैं। फिर हम सोचते हैं चलो आज दिन भर ठीक निकलेगा, हमारे हरिंदर जी यहाँ बैठे हैं, विधायक हैं, इनको पता है, और 2 मिनट में एक गेट से निकलते हैं, दूसरे गेट से वापस आ जाते हैं जी। वो रुकते भी नहीं है बाहर, क्योंकि आईना आखिर जब देखना होता है तो उनके जो दोगली बातें होती हैं उसके ऊपर मैं एक शेर सुना रहा हूं। जी सर। बेफिक्र है आईना सा किरदार रखते हैं, यानी हम अपने बारे में हम बेफिक्र हैं, आईना सा किरदार रखते हैं, फिक्र तो वो करें जो चेहरे 2-4 रखते हैं। जी सर। सर, विपक्ष एक और आरोप लगाता है कि पिछले 3.5 साल के दौरान, जबकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निरंतर पिछले 8.5 साल से आपके नेतृत्व में प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है, ये अभी हुड्डा जी इससे पिछले सत्र में थे तो उन्होंने कहा कि 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया प्रदेश के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे सर इस पे, क्या कारण? मैंने बताया ना, गणित में बहुत कमजोर है जी। वो अगर गणित में ठीक ठाक होते तो ये बोलने की जरूरत नहीं होती उनको। मैं पहला सवाल उनको हमेशा करता हूं इस विषय में कि आप कितना कर्जा छोड़ के गए थे। अगर आप में कोई अर्थशास्त्री हो तो हमारे सिस्टम उठा के देख लेना, सीएजी रिपोर्ट भी छपती है, बजट भी छपते हैं, उसमें सब कुछ छपता है, और जो डिबेट में जाते हैं हमारे यात्री जैसे तो जानते ही होंगे, जब वो छोड़ के गए थे तो कितना कर्जा छोड़ के गए थे। तो बड़ा जो अंतर है वो तो इसी बात में है, और मैं वो जरूर समझाना चाहूंगा आपको। वो बजट में छोड़ के गए थे 71,000 करोड़। साथ में ये जो अलग अलग बोर्ड, कारपोरेशन और कंपनियां चलती हैं, इसमें जो पावर डिपार्टमेंट की 4 कंपनियां हैं, ये सरकार का हिस्सा नहीं है। एक डिस्ट्रीब्यूशन की है, एक जनरेशन की है, और दो डिस्ट्रीब्यूशन की, एक जनरेशन की और एक ट्रांसमिशन की है। तो 4 कंपनियां हैं। चारों कंपनियों का मिला करके उस 2014-15 में जो घाटा था वो था कोई 31,000 करोड़ रुपया। अब अगर उस 31,000 को जोड़ लें तो ये बन जाता है 1 लाख से भी ऊपर, लेकिन उसमें से हम 27,000 जोड़ते हैं, इसलिए कि हमने बाद में भी जो उसको टेक ओवर किया तो 27,000 करोड़ रुपया हमने टेक ओवर किया अगले ही साल में। और टेक ओवर होने के पीछे की कहानी ये है कि अगर हम उन कंपनियों का वो घाटा टेक ओवर न करते तो आज कंपनियां कंगाल हो जाती, कंपनियां बंद हो जाती, उन कंपनियों को ना कोई कर्जा देता, ना वो अपना खर्चा कर पाते। और ये जो पावर, हम 24 घंटे पावर की जो बात करते हैं, 5,500 गांव में, 5600 गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, जो कभी किसी ने दी नहीं। ये हम दे नहीं पाते, हम अपनी इंडस्ट्री नहीं चला पाते। आज पंजाब को अपने ऑफिस के टाइम बदलने पड़ गए हैं, तो क्यों बदलने पड़ गए? पावर खत्म, पावर खत्म हो गई वहां। अब उन्होंने ऐसे समय में कर दिया जब पावर की जरूरत होती है दोपहर के बाद ऑफिस बंद करो, तो चलो 300 मेगावाट बिजली बचा लो। ऑफिस बंद करके बिजली के खर्चे बताएंगे, और कल को फिर इंडस्ट्री चलानी है, एक शहर की है 300 मेगावाट तो, और किसानों को जो बिजली देनी पड़ेगी एक जिले में 300 मेगावाट जाएगी। तो हमने अपनी पोजीशन को ठीक रखने के लिए वो जो 27,000 करोड़ रुपया जो वो छोड़ के गए थे कांग्रेस वाले, वो टेक ओवर किया। अब उनका कर्जा ये बता दें कि वो 71,000 से शुरू करेंगे या 98,000 से शुरू करेंगे। जी सर। अब वो आज भी वो 27,000 की बात ही नहीं करते, वो कहते हैं 71,000 से शुरू करेंगे। तो पावर का कर्जा जी सर,
वो तो हमने दिया है जी। और बल्कि उस पावर के कर्जे का ब्याज समेत अभी इस पिछले साल भी हमने 5,000 करोड़ रुपया उसका अभी लास्ट वाला चुकाया है। जी सर। अब सारा चुकाया गया, वो 27,000 था, ब्याज व्याज बना करके वो 30-35,000 हो गया होगा और 6-7 साल हो भी गए हैं। तो हर साल 5,000 करते करते लास्ट ईयर हमने वो 5,000 भी पूरा कर दिया। तो अब ये कर्जा वो गिनते नहीं है। अब जब गिनेंगे तब उनको ध्यान में आएगा कर्जा जो है इसकी एक फैसिलिटेशन होती है, ये एक सहायता होती है सरकार को कि वो कितना पैसा लेके अपने विकास के काम में लगा सकते हैं। उसकी एक रेशो है और वो रेशो होती है जीएसडीपी की। जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कांग्रेस के समय 2014 में 3 लाख करोड़ रुपया था। 3 लाख करोड़ रुपए पर अगर वो 25% उसका कर्जा लेने की उनको जो एक फैसिलिटी होती है तो 75,000 करोड़ रुपया ही ले सकते थे, इसलिए वो 71,000 करोड़ पर थे। बाद में वो 28,000 भी उस लिमिट में आता नहीं था, लेकिन वो हमने लेकर के फिर अपने कर्जे को एडजस्ट करते करते 5,000 करोड़ रुपया देके किया। वो जो जीएसटीपी उस समय 3 लाख करोड़ था, आज हमने अपने सारे सिस्टम को अच्छा करते हुए 10 लाख करोड़ रुपया किया है। अभी हमारा आंकड़ा नहीं है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। हमारा 10 लाख करोड़ रुपया जीएसडीपी है, तो 10 लाख करोड़ रुपए में अब उसकी रेशो भी कोविड के कारण से 33.5% हो गई है। अब 33.5% होने के नाते से 3,03,000 करोड़ रुपए हम कर्जा ले सकते हैं, हम उसको भी नहीं ले रहे, हम 25% में रखे हुए हैं। हमने उसका 10 लाख का 25 नहीं 2,50,000 2,50,000 के आसपास है, 1,000-2,000 ऊपर नीचे, ये हमारा कर्जे का आज भी डाटा है। हमने एक भी 0.1 भी उस लिमिट से बाहर नहीं गए हैं। अब ये चीज वो नहीं समझाएंगे। एफआरबीएम एक सिस्टम रहता है, उसमें भी 3% की लिमिट होती है और हम विदिन 3% अपना जो एनुअल कर्जा होता है वो उसके अंदर ही रखते हैं। अब इतना तो नहीं समझाएंगे वो। मुझे लगता है सर, आज आपके बात से जिस तरह से आपने विस्तार पूर्वक ये पूरा बताया, आज मुझे लगता है कि विपक्ष को उनके सवालों का जवाब मिल जाना चाहिए कि जो कर्जा है उसका पूरा इक्वेशन आपने समझा दिया। तो मुझे लगता है आज इस मंच के बाद, इसके बाद उनको ये सवाल नहीं उठाना चाहिए। आज आपके वो फिर भी उठाएंगे जी। वो क्या उठाएंगे? वो एक आदमी अपनी पत्नी को कहता है कि भगवान आज मैं एक शर्त लगा के आया हूं 100 रुपए की। कि क्या लगा के आया? कि मैं ये कह के आया हूं कि 2 और 2 5 होते हैं जी, और 100 रुपए शर्त लगाया हूं। तो पत्नी कहती है तो हार गया। कैसे हार गया? कि 2 और 2 4 होते, 5 होते ही नहीं है। क्या मैं मानूं भी? जी। वो कहते मानूं भी, तो जो मानना नहीं है तो कुछ भी कहते रहो। जी बिल्कुल सर। बात करते हैं हरियाणा, चूंकि कृषि प्रधान प्रदेश है और किसानों को लेकर निश्चित तौर पर सरकार समय समय पर उनके साथ रहती है, योजनाएं लागू करती रहती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब किसानों के ऊपर मौसम की मार पड़ी, आप खुद गांव में गए, खेतों में गए, आपने किसानों के साथ वहां खुद जाकर जायजा लिया। मैं आज ही मंडी में होकर आया हूं। जी, और उसी मंडी में गया था जहां हुड्डा साहब गए थे। जी सर। जी सर। पहले वो गया, मैं बाद में होकर आया हूं। जी सर। तो उसका जवाब, उसका प्रश्न वहां से वो उठाएंगे, मैं जवाब भी उसी मंडी का दूंगा आपको। जी सर। तो इस स्थिति में सर किसानों के सरकार किस तरह से खड़ी है? हालांकि आपने गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप बताएं कि किसानों के साथ सरकार किस तरह से इस पे है। नहीं, वो क्या कह के गए? नहीं, हुड्डा जी ने कुछ नहीं कहा इस बारे में। मंडी की गिरदावरी के बारे में कुछ नहीं कहा? नहीं, हुड्डा जी ने नहीं कहा। जी देखिए, फसल का नुकसान एक प्राकृतिक आपदा के कारण से होता है। पहली बात तो यह है कि इसमें सरकार का तो कोई लेना देना नहीं होता, और ये ऐसा बोल देते हैं जैसे सरकार ने करा दिया हो। ये एक प्राकृतिक आपदा है, किसान का नुकसान हुआ है, हम कंसर्न है, और किसान के नुकसान की भरपाई जो भी योजनाएं हमारी हैं, जो परसेंटेज है उस हिसाब से पहला काम तो है प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना, एक योजना लागू की, जिसका शुरू में इन्हीं लोगों ने विरोध कराया। आज वही किसान कहते हैं कि नहीं योजना अच्छी है और हमको ये बीमा कराना चाहिए। ज्यादातर लोग तो बीमा उसका करा लेते हैं। जो बीमा कराते हैं फिर उनका मुआवजा उन कंपनियों से ठीक से मिल जाए, इसकी हम चिंता करते हैं। फिर जिन्होंने नहीं कराया वो हम तय करते हैं कि हमारा 15,000 रुपया एकड़, 75% से अगर 100% तक लॉस है तो हम 15,000 रुपया एकड़ का देंगे, सरकार देगी। अब इसके लिए गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी, संयोग ऐसा हुआ कि हमारी स्पेशल गिरदावरी के बाद फिर बारिश हो गई, फिर उसके बाद गिरदावरी, समय इतना कम बचा
कि अब कटाई में और गिरदावरी में, अगर गिरदावरी नहीं होती और कटाई कर बैठते हैं तो मुआवजा नहीं मिलेगा। तो कटाई करने से पहले गिरदावरी स्पीड से हो जाए, स्पेशल प्रोविजन किया, हर एक तहसीलदार को ऑथराइज किया कि आप 500 एकड़ के प्रति एक कोई अपने पास फटाफट कंप्यूटर ऑपरेटर जो फटाफट लोड कर दे उस सारी जानकारी को, आप 10,000 रुपया खर्च करके वो लगा सकते हैं। और वो लोगों ने लगाना शुरू किए। 3 दिन के अंदर अंदर अपनी गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी कर लें, उसके बाद वो कटाई करा लें। सबने अपना जो डाटा है पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा में और उसके बाद क्षतिपूर्ति पोर्टल में वो चढ़ा दें, ताकि हम उसका पटवारियों से, तहसीलदार से, डीसी से, एसडीएम से और बाद में फिर जो ड्रोन से भी और सैटेलाइट से है उससे भी मिलान होता है, और उसके बाद प्रोक्योरमेंट कितनी हो रही है उससे मिलान होता है। इन सारी बात करने के बाद मैं आज हैरान हुआ कि जब मंडी में गया, हरिंद्र कल्याण जी गरौंडा मंडी में साथ थे, उनका जी हमारा 10 से लेके 20% का लॉस है, इससे ज्यादा लॉस नहीं है। और गेहूं में 10 से 20% लॉस, कोई ऐसा लॉस नहीं होता कि जिसकी भरपाई जो है वो किसी और एजेंसी को करनी हो, ये किसान अपने आप भुगतता है। वो कह रहे थे 20 की बजाय 18 क्विंटल ये गेहूं हमारा निकल रहा है। क्यों हरिंद्र जी, ये विषय था। तो ये सारे किसानों ने माना है, और बल्कि पिछले साल भी 18 क्विंटल ऑन एवरेज निकल रहा था गेहूं, इस बार भी 18 क्विंटल निकल रहा है। लेकिन हम मानते हैं आदर्श जो है 20 क्विंटल गेहूं जो है वो प्रति एकड़ निकलना चाहिए। अब किसी का 20 का 22 भी निकलता है, 24 भी निकलता है, लेकिन हम 20 क्विंटल मान करके उसका कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारे किसान भाई बैठे हैं, सबको ये पता है, तो इसलिए कोई नुकसान नहीं है। हाँ, लस्टर लॉस हुआ है। जब बिछ जाती है फसल तो फिर लस्टर लॉस जो होता है उसका भी नुकसान कई बार होता है कि वो बिकती नहीं है। हमने बात किया केंद्रीय अपना फूड एंड सप्लाई मंत्रालय मंत्री जी से मेरी बात हुई है, उनका ठीक है हम इसकी छूट दे देंगे और इस छूट के आधार के ऊपर किसी का पैसा नहीं रुकेगा, लस्टर लॉस की छूट जो है वो हमको मिल जाएगी और उनका सारा जो है गेहूं बिकेगा, कहीं दिक्कत नहीं है। सरसों में थोड़ी, इधर तो नहीं लेकिन दक्षिण हरियाणा में सरसों का नुकसान थोड़ा ज्यादा हुआ है और जिसका नुकसान है उसकी भरपाई पूरी की जाएगी। सर, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। 2014 में जब पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में पहली बार सरकार बनी और अब दूसरा कार्यकाल आपका चल रहा है, आप कितना भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर छवि में बदलाव देखते हैं? क्योंकि आपने संगठन में भी काम किया है, तो आप व्यक्तिगत तौर पर क्या देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर छवि थी वो कितना बदलाव देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ नेटवर्क जो है पार्टी का, हमारे बहुत पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, सबको मालूम है कि किस लेवल तक जा रहे हैं। हम अब पोलिंग बूथ की इकाई, पहले इससे पहले जब मोदी जी यहाँ हमारे प्रभारी थे उस समय हम शक्ति केंद्रों पर दबाव ज्यादा बनाते थे कि शक्ति केंद्र की रचना बननी चाहिए। शक्ति केंद्र पर हम बूथ लेवल पर गए, 20,000 के लगभग हरियाणा में बूथ हैं, बूथ की इकाइयां हमने खड़ी की। अब उससे आगे बूथ के अंदर अगर वो 1,000 वोट हैं तो 1,000 वोट के लगभग 12 पन्ने बनते हैं, 16-17 बनते हैं। 60 वोट पर एक पन्ना, ठीक बात है, तो 16-17 पन्ने बनते हैं और हर पन्ने के लिए एक कार्यकर्ता हम तय करते हैं। यानी एक बूथ पर 1,000 वोटर पर 16 कार्यकर्ता, और 16 कार्यकर्ता यानी 20,000 है तो 3-3.25 लाख पन्ना प्रमुख बनेंगे। 3.25 लाख पन्ना प्रमुख, अब मैं मान के चलता हूं कि वो 70-75-80% बने होंगे, 20-25% कुछ एरिया से रह गया होगा जहां भी बनाने हैं, लेकिन ये टारगेट हमारा 3,20,000 पन्ना प्रमुख बनाने का है। और 3,20,000 पन्ना प्रमुख जब बनते हैं और सिर्फ 10, 12, 15 घर, 60 वोट का मतलब 12 से 15 घर, ये 12 से 15 घर, उनके साथ जुड़े रहना, उनकी दुख तकलीफ, उनके सरकारी काम, उनके व्यक्तिगत काम, उसमें सरकार की ओर से जितनी भी सहायता वो कर सकते हैं वो कराएंगे, जो सरकार के काम है वो उपलब्धियां उनको बताएंगे। ऐसा मैन टू मैन, फैमिली टू फैमिली ये जाने का नेटवर्क जो भारतीय जनता पार्टी का है, ये किसी भी पार्टी का नहीं है, किसी भी पार्टी का नहीं। जी सर, चलते चलते अंतिम 2 सवाल लेंगे आपसे। अभी जब पूर्व सत्र में, आपसे पिछले सत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ पर थे, तो मैंने जब उनसे, जो मैंने आपको पहले भी सवाल बताया कि मैंने उनसे पूछा कि जी अगर आपने इतने कामों की फेहरिस्त गिनाई तो फिर आप जनता का विश्वास जीतने में नाकामयाब कैसे हुए? जनता ने आपको नकार कैसे दिया? और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने इंगित की थी कि भारतीय जनता पार्टी, जिनकी आज तक प्रदेश के अंदर कभी अपने दम पर सरकार नहीं बनी, आप ये कहते हैं, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कितने नंबर देते हैं? 10 में से 0। उन्होंने कहा जी 0 नंबर देते। तो मैंने कहा आप मानते, उनको कहो आजकल माइनस का भी वो प्रचलन है, वो माइनस पर क्यों नहीं गए? जी, नेगेटिव मार्किंग भी होती है आजकल, तो जी, उनके हाथ में कलम है तो कुछ भी करें वो। जी।
तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा जी आप ये बताएं कि जब 2009 में आपकी भी सरकार आई थी तो आपका भी मैंडेट नहीं मिला था आपको, जो आजाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट का साथ लेकर सरकार बनाई थी, तो वो बार बार इस बात पर चिन्हित कर रहे थे कि जी आप ये बताएं कि जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी और दूसरी बार कितनी मिली थी। मैंने कहा अगर आप ये बात करेंगे तो आप 2005 और 2009 के हिसाब से आप सीटें बता दीजिए आपकी कितनी कम हुई, और 2009 में अगर आपकी 40 सीटें थी तो आपकी 15 पे रह गई 2014 में आते आते। तो वो बार बार कह रहे थे कि सीएम साहब से जरूर पूछिएगा। मैं बता रहा हूं जी, पहले 2014 में हमने इलेक्शन लड़ा तो उस समय हमको वोट मिला था 33%, जी, और जब 2019 में हमने चुनाव लड़ा हरियाणा में तो हमको वोट मिला था 36%। अब ये रिकॉर्ड उनका नहीं है। जी, हमको 3% वोट ज्यादा मिला। जी। हाँ, सीटें हमारी 7 कम हुई, 47 से हम 40 पर आए। 40 पे, जी, अब वो कई बार क्या होता है कि टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी पार्टियों में बनती है। जी, अब वो ठीक है, हर एक पार्टी का अपना एक रणनीति होती है, उनके अपने अंदर काम करने वाले लोग होते हैं। मुझे तो इतना ही पता है कि हमारे सामने, चाहे हम जीते हैं तो वहां नंबर 2 पर हमारे सामने व्यक्ति था, हम हारे हैं तो वहां नंबर 1 वाला जीता है। इन दोनों के गैप तो बहुत कम थे, आप विश्लेषण करके देख लीजिए। जी, और इन सीटों पर चाहे हम जीते हैं चाहे हम हारे हैं, वहां जो तीसरे नंबर वाला है वो दूसरे और तीसरे का गैप बहुत बड़ा है। अब ये नहीं है कि दूसरे और तीसरे में गैप इतना बड़ा अपने आप नेचुरल हो गया, नेचुरल नहीं है। वो बड़ी योजना से कि बीजेपी को हराना है तो हो जाओ इकट्ठे, जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीजेपी एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ होते हैं तो ये हमारे लिए तो बहुत बढ़िया स्थिति है, जी। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया स्थिति है। सर अंतिम सवाल, इस बार अप्रैल 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव हैं और अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव आने वाले साल में हैं। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, और किन मुद्दों को लेकर जो आपको लगता है कि जनता किन मुद्दों पर मोहर लगाने का काम करेगी, और फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के और आपके नेतृत्व के अंदर विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनाएगी? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि हमारे जो नए नए काम हम कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं जिसका जनता को फायदा हो रहा है, और ये हमारे मित्र विपक्ष के पार्टी के लोग उसकी लगातार ये आलोचना करते रहें, ज्यादा से ज्यादा करते रहें, जी, ताकि चर्चा बनी रहे, चर्चा बनी रहे। चर्चा नहीं, ये अविश्वास इनका हो जाएगा अपने आप जी। कि एक तरफ तो जनता को लाभ हो रहा है और जनता को ये कहते कि हम आएंगे तो पोर्टल वोटल खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र फाड़ के फेंक देंगे, हम आएंगे तो मेरिट वेरिट उठा करके फाड़ के फेंक देंगे। कितने इन्होंने विरोध किए, और जनता को जब उसका लाभ होता है, एक समय था जीएसटी का विरोध किया इन्होंने, जी सर, किया ना। आज जीएसटी का विरोध क्यों नहीं कर रहे? क्यों? पब्लिक को भला हुआ ना, हुआ ना। ऐसे ही अब ये कहने लग गए हैं कि नहीं नहीं हम भी आएंगे तो मेरिट पर ही नौकरी देंगे। अब ये कहने लग गए हैं, जो ये कहते थे हम मेरिट को फाड़ फूड़ के फेंक देंगे, ये कहते थे पोर्टल हम बंद कर देंगे आते ही, अब कहने लगे नहीं नहीं जो काम के हैं वो रखेंगे, जी, जो काम के हैं वो रखेंगे, बाकियों को खत्म करेंगे। अब ये तुम्हारे हाथ में थोड़े कि कौन से काम के कौन से नहीं, तो जनता बताएगी। तो जनता में इस प्रकार का अगर ये हमारे बारे में नफरत करते रहेंगे तो मैं कहूंगा कि हमसे नफरत करने वाले कमाल का हुनर रखते हैं, हमें देखना नहीं चाहते, फिर भी हम ही पर नजर रखते हैं। क्या बात है सर। तो इसलिए जी सर, हम तो अपने काम जनता को बताएंगे, जी सर, इनके 10 साल पुराने यानी 8-9 साल पुराने जो हैं वो भी याद कराएंगे जी सर, कि उस समय क्या होता था और उससे 10 साल पहले तब क्या होता था। जी सर, आखिर कोई आदमी जो सामान्य व्यक्ति भी 20-25 साल का 30 साल का इतिहास सामने रखता है, जी सर, वो 20-25 साल वाले नक्शे जाते जाते ध्यान में आ गया, वो बहुत बढ़िया दुकान है, चलो इस पर कुछ फलूदा ही खा लें, और फलूदा खाते खाते मालिक से पूछ लिया, सेठ बस हो गया काम, जी सर, हो गया काम। जी सर। अब यही चीज हमारे जो सोनू मोनू वाले नेता, जी सर, ये अपने समय में क्या करते थे, जी सर, सबके हिसाब किताब अलग अलग से कौन कौन रखता है इनके परिवारों में, जी सर, वो आज भी हमको पता है, जी सर, आज भी पता है।
कि किस किस ढंग से क्या क्या करते थे। इन किसानों को उजाड़ने वाले ये कांग्रेस के नेता, जी सर, इनके जमीनों को हड़पने वाले और डेवलपर से संदेह करने वाले, ये कहीं से छुप गए क्या? जी सर, कितनी चीजों को छुपा के इन्होंने रखा हुआ है। आज कितनी चीजें उजागर हो रही हैं। जी सर, जो उजागर हुई हैं अभी तो हम बताना शुरू करेंगे। हाँ, हम उस लाइन पर चलने से पहले चाहेंगे कि हमने 8 साल में क्या किया ये लोगों को बता दें, और जो 8 साल में हमने किया है आज उसको महसूस करते हैं लोग कि हाँ ये शासन ये है। शासन का अर्थ क्या है वो अब लोगों को पता लगने लगा है। तो निश्चिंत रहें सब लोग, जी सर, काम उनको करना ही चाहिए, इतने निराश भी ना हो कि घर बैठ जाएं। जी सर, फील्ड में काम करेंगे, जनता को समझ भी आएगी। हमारी आलोचना करेंगे तब भी लोग सोचेंगे, हमारी नई आलोचना करेंगे तब भी सोचेंगे। इसलिए मित्रों, हम तो वो हमारी चिंता बहुत करते हैं। जी सर। हम तो ये कहेंगे कि मंजिलें मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम तुम्हारी तरह कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हम कोशिश करेंगे, अच्छे काम करेंगे, लोगों को पसंद आएंगे, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हम इन सब उन बीमारियों से ऊपर उठेंगे जो लोगों ने उस समय भुगती हैं। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज MH1 न्यूज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस मंच को साझा करने के लिए और अपनी बात को इतनी साफगोई और बेबाकी के साथ जनता तक पहुंचाने के लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं MH1 न्यूज परिवार की तरफ से कि जिस साफगोई से, जिस साफ नियत के साथ निरंतर 8.5 साल से आप प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रहे हैं, निरंतर इसी तरह से चलाते रहे और प्रदेश की रफ्तार, विकास की रफ्तार को और गति से आगे बढ़ाते रहे, ऐसी हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और आप स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, ये भी हमारी शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।